जीवन क्या है? चलता फिरता एक खिलौना है। दो आँखों में एक से हंसना, एक से रोना है। रात अंधेरी भोर सुनहरी, यही ज़माना है। रात अंधेरी भोर सुनहरी, यही ज़माना है। हर चादर में दुख का ताना, सुख का बाना है। आती सांस को पाना, जाती सांस को खोना है। जीवन क्या है? चलता फिरता एक खिलौना है। दो आँखों में एक से हंसना, एक से रोना है। लेकिन जीवन के अलग अलग मेथड है, अलग अलग जीने के ढंग है। आज मैं जो जेन का मेथड बता रहा हूँ जीने का, जापानीज प्रिंसिपल्स, ये एक कहानी के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये कहानी रिलेटेड है हमारे से, फिजिकल एजुकेशन से। कभी कभी लोगों में बात उठती कि सर, जैसे राहुल सर ने पिछले बार क्लास में बोला कि सर जो फैट है वो घटाने का क्या नियम हो सकता है, किस तरह से वो काम करता है। तो अभी आए हुए हैं जितेंद्र दुबे सर और कुछ बात कह रहे हैं, तो हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्रिंसिपल्स जो है उसको राहुल सर बहुत उपयोगी ये कहानी है। तो ये कहानी मेरे द्वारा गढ़ी गई है और कहानी में प्रिंसिपल्स क्या है और कैसे इसको आप सुना सकते हैं, आप अपने अनुसार भी सुना सकते हैं। चूँकि मैं स्टोरी टेलर रहा हूँ बचपन से ही, मुझे मेरी कहानियाँ बड़ी प्रचलित रही है। बहुत सारे बच्चों को मैंने काउंट ड्रैकुला कहानी सुनाई थी, तो अभी भी बोलते हैं कि सर आपका कहानी अभी भी याद है, जो हम 2001-2 में सुनाया करते थे, 3-4 में। तो ये आज हम लोग सुन भी रहे थे कि आर्ट इंटीग्रेशन कैसे कहानियों के माध्यम से चीज़ों को प्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये कहानी शुरू होती है एक सॉफ्टवेयर कंपनी में, एक व्यक्ति काम करते, उनका नाम है जॉन। जॉन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पढ़ने में काफ़ी तेज़ रहे, लेकिन पढ़ाई के दौरान उनको आदत लग गई कि जैसे पढ़ रहे हैं और जंक फूड खा रहे हैं। पढ़ रहे हैं तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, खेल में पार्टिसिपेट वो नहीं करते थे। तो जॉन का धीरे धीरे हाइट तो था 6 फीट के करीब हाइट था, लेकिन वो जो खेल में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो उनके पास जिसका हाइट ज़्यादा है उसके पास फैट गेन करने के लिए जगह भी ज़्यादा हो गया। धीरे धीरे उनका फैट बढ़ने लगा और शादी के समय वो करीब 80-85 केजी के हुआ करते थे। बाद में उनको जिनसे शादी हुई उनकी धर्मपत्नी भी थोड़ी अच्छी मिल गई, अच्छा खाना पकाने वाली। वो खाना खाते गए, ऑफिस से आते थे, फिर अच्छी टिफ़िन लेके जाते थे। शादी के 1 साल बाद उनका एक पुत्र हुआ और उसके 3 साल गैप के बाद एक पुत्री हुई। लेकिन उस पुत्री होने के बाद धीरे धीरे और उनका वेट बढ़ने लगा। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उनका बेटा जब 8 साल का हुआ, उनकी बेटी जब 5 साल को हुई, तो वो चाहती थी पापा के साथ खेलने, लेकिन वो तुरंत थक जाते थे चलने में उनका हालत ख़राब हो जाता था। लेकिन वो बच्चों के साथ खेलने के लिए शाम में बैठते थे कुर्सी पर, बड़ा मुश्किल से हाथ पकड़ के, क्योंकि उस समय तक उनका वेट 140 केजी हो गया था। 140 केजी वो पिछले शादी के 8-9 सालों में 80-90 से 140 तक पहुंच चुके थे। उनकी पत्नी भी उनको समझाती थी, जब वो गुस्साते थे तो कभी कोई जिम ज्वाइन कर लेते थे, कभी कभी डाइटिंग पे चले जाते थे। लेकिन इससे क्या होता था, डाइटिंग में 2-3 केजी घटता था, फिर जैसे उनका विल पावर जवाब देता था, वो फिर ज़्यादा खा लेते थे, फिर 5 केजी बढ़ जाता था। जिम जाते थे तो जिम में 2 दिन 3 दिन के बाद उनका विल पावर खत्म हो जाता था। इस तरह से वो धीरे धीरे जीवन से हार मानने लगे थे। उनके बच्चे जब शाम में खेल रहे थे घर के सामने, तो बगल में एक बगीचा था, तो पड़ोसी का बगीचा बड़ा सुंदर था, तो उसमें बॉल चले जाने में पड़ोसी बड़ा गुस्सा करता था। वो तो बच्चा लोग आता है 2-4 मेरा फूल तोड़ देता है, पेड़ दबा देता था, नया नया पौधा दबा देता है, इसलिए कोई बच्चा मेरे यहाँ नहीं घुसेगा। तो उनके बच्चे का बॉल उसके बगीचे में चला गया। तो जैसा उनका नियम था कि उस बगीचे में बच्चे नहीं जाएंगे, तो वो लड़ते हैं। तो उस जगह का दरवाज़ा खोले और जाकर बॉल उठाने के लिए झुके। जब झुके बॉल उठाने के लिए, तो भारी इतना शरीर हो चुका था, नी में इतना दम नहीं रह गया था कि अपने आप संभाल सके, वहीं गिर गए। अब गिर गए तो उठ नहीं पा रहे हैं, और उनकी बेटी उधर से हल्ला करे, पापा क्या हुआ, पापा क्या हुआ। इमेजिन कीजिए इस कहानी को। अब उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि अपनी बेटी के सामने हारा हुआ पिता अपने आप को देख रहे हैं वो, कि अपना शरीर उठा नहीं पा रहे हैं। तब तक पड़ोसी लोग दौड़ के यार सब मिलकर उठाए
और जाकर चेयर पे उनको बैठाया गया। उस दिन रात में वो अपनी वाइफ से बोले कि इतनी बेइज्जती हमको जीवन में कभी नहीं लगी थी, हमको लोग चिढ़ाते थे ऑफिस में भी, लेकिन जो है मुझे इतना ख़राब कभी नहीं लगा जितना मेरी बेटी के सामने आज मुझे बेइज्जती फील हुई कि उसका बाप ऐसा है जो बॉल उठा नहीं पा रहा है नीचे झुक के, कुछ तो करना होगा। तो उसकी वाइफ बोली कि जहाँ चाह वहाँ राह, खुद सोचने शुरू करो क्या कर सकते हो। तो वो इधर उधर नज़र घुमाए तो उनको पता चला कि उन्हीं के सॉफ्टवेयर कंपनी में, क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनी में 10-12 साल हो गया, तो एक आदमी था जो 120-130 था और वो अपने आप को सक्सेसफुली 80 के करीब ले आया था। तो बोले ये आदमी बता सकता है कि कैसे क्या करना है। तो फिर वो अगले दिन वो आदमी के पास पहुँचे, उनके ब्रांच में वो थे नहीं, दूसरे ब्रांच में थे, लेकिन खोज के पहुँचे और उनसे रिक्वेस्ट किए कि देखिए मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी, अब मेरा जीवन ऐसा हो गया है कि अब मैं इस भार के साथ नहीं जी सकता। तो बोले मुझे जो मोटिवेट किए थे जो आदमी, और जिनसे जो है हमको मोटिवेशन मिला, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया और जिन्होंने मुझे गाइडलाइन दिया, जिसके गाइडलाइन पर चलकर मैं जो है सफल हुआ हूँ, वो एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट हैं और फिजिकल ट्रेनर भी हैं और कई किताबों और तरह तरह का पढ़ते रहते हैं। उनका नाम है सत्यम सर। उनका फीस थोड़ा हाई है, उनके पास जाइए आप, उनके पास जाइएगा तो कुछ न कुछ उपाय बताएंगे जिससे कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मुझे तो हुआ है। तो वो जॉन जो है पहुँचे अगले दिन अपॉइंटमेंट लेके सत्यम सर के पास। सत्यम सर 2-3 किताबें बैठ के पढ़ रहे थे, छुट्टी का दिन था, उनके घर पहुँचे और वो सारी कहानी बताया अपना। सारी कहानी सुनने के बाद सत्यम सर ने कहा कि 1000 फीस दे दीजिए अपना, मेरा जो है फीस, और आपको अभी क्या करना है, 15 दिन बाद मुझसे मिलना है। इस 15 दिन आपको कुछ खास करना नहीं है। रात में सोते समय अपने परिवार में सबको बोल दिए याद दिलाने के लिए, रात में सोते समय 1 गिलास पानी भर के रख लेना है और सुबह उसको पी लेना है। तो बोले बस इतना ही? इससे पहले हम 1-2 डॉक्टर से जाके मिले थे, वो बोले थे कि ये खाओ, ये छोड़ दो, ऐसा जियो, ऐसा एक्सरसाइज करो, आप बस इतना ही? बोले हाँ मेरा तो यही टेक्निक है, लेकिन आप 15 दिन अगर नहीं कर पाए तो मेरे पास मत आइएगा। 15 दिन अगर कर पाए तब मेरे पास आइएगा। 15 दिन करना क्या है आपको? जो सर क्या करना है 15 दिन? सिर्फ सुबह उठ के 1 गिलास पानी पीना है, बस 1 गिलास पानी रखिए बेड के पास। देखिए अभी पानी राहुल सर को याद भी आ गया, तो 1 गिलास पानी जो है पीजिए, ठीक है, यही है, ठीक है। अब वो जब निकले वहाँ से जॉन, तो जॉन जो है मन में सोच रहे हैं बड़ा गलत जगह फंस गए। हम सोचे थे कुछ नया लंबा चौड़ा लिख के देंगे, ऐसा करना है वैसा करना है, कहाँ 1000 रुपया फीस भी ले लिया ये आदमी, ये हमको देखिए कि फ्रॉड टाइप का लग रहा था। तो लेकिन फिर वो मन मार के सोचे कि जब मेरा जो कलीग है वो बोला है कि नहीं उनसे प्रभाव पड़ा है तो हम देख लेते हैं। 15 दिन तक वो किए। वो वेइंग मशीन रखते थे, तो वेइंग मशीन से 15 दिन बाद वेट किए तो 1 kg घट गया। कारण क्या है कि जब वो 1 गिलास पानी पीते थे, कभी उनको 2 गिलास पीने का मन करता था, 2 गिलास पी लेते थे। तो जब 2 गिलास पानी पी लेते थे तो सुबह सुबह उनका जो नाश्ता था थोड़ा कम हो गया, क्योंकि 2-3 गिलास पानी पीते थे। टॉयलेट ठीक से फ्रेश हुआ, लेकिन 140 में 1 kg क्या औकात है? कुछ औकात नहीं। 15 दिन बाद पहुँचे और बोले कि आप तो बताए 15 दिन हम पानी पी के आए हैं, लेकिन 1 kg वेट कम हुआ, ऐसे क्या होगा? तो सत्यम सर मुस्कुराए और बोले कि असल में ये वेट कम करने के लिए नहीं था, ये सिर्फ इसलिए था कि इतना छोटा सा चीज़ का भी प्रॉमिस आप कीप कर सकते ही नहीं। अगर इतना छोटा सा प्रॉमिस भी आप कीप कर सकते हैं, यानी आप में होप है। अगर ये भी नहीं कर पाते तो हम बोलते हैं आप में होप नहीं है, लेकिन आप में होप बचा हुआ है, थोड़ा सा चिंगारी बचा हुआ है कि 15 दिन कम से कम 1 गिलास पानी तो पी के आए। बोले अब थोड़ा सा हार्ड इससे चीज़ दे रहे जिसको ऐड करना है यहाँ। बोले आज से जितना भी आप खाते, कितना रोटी खाते सुबह? बोले 4, आज से खाना आपको 3। 70 to 80% अपना डाइट कर दीजिए। बोले लेकिन अगर बेचैनी लगा, भूख जैसा लगा, तो बोले चलो हम आपको छूट भी देते हैं, छूट भी देते हैं। आप जो है ना, जब अगर भूख लगेगी अगर आपको, तो 20 मिनट्स बाद और खा लीजिएगा, 20 मिनट बाद और खा लीजिएगा। 20 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए आपको जो है तो 70 to 80% खाना है। वो घर गए, बोले कि ऐसा ऐसा बोले हैं जो सत्यम सर, ऐसा ऐसा बोले हैं, ऐसा हमको करना है। वो
ऐसे ही मामला चला। तो वो बोले थे अब 1 महीना बाद आइएगा। तो 1 महीना बाद वो जो है वो पूरा ऐसा करके वो गए। इस बार 1 महीना में ही, और वो बोले 1 महीना सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ था, सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ था, जबकि हमको बाद में मन किया खाने का और हम खा लिए, नहीं तो उतना ही से हो जाता था। तो सत्यम सर फिर समझाया उनको, असल में होता क्या है, स्टमक से ब्रेन को संदेश जाने में कि आपका पेट भर गया है 10 से 15 मिनट लगता है। और हम लोग करते क्या है, बिना चबाए जब जल्दी जल्दी खाते हैं तो इससे पहले कि ब्रेन को संदेश जाए कि पेट भर चुका, हम लोग ज़्यादा खा चुके होते हैं। और जब ज़्यादा खा चुके होते हैं ब्रेन को संदेश जाता है कि अब ज़्यादा हो गया है, तब तक बहुत बार डिले हो जाता है और पेट में दर्द और अजीब सा भारीपन लगने लगता है। अधिकतर पार्टीज़ में ऐसा होता है। पार्टी में हम लोग क्या होते हैं, बात करते करते में ब्रेन को संदेश गया नहीं गया, लेकिन ज़्यादा खा लिए या ज़्यादा स्वादिष्ट चीज़ ज़्यादा खा ली और बाद में ख़राब लगता है। तो ये जो है वो काम बोले कि अब तुमको थोड़ा सा इसमें ऐड करना है। एक चीज़ बताओ तुम कि तुम वेट कम क्यों करना चाहते हो। बोला इसलिए क्योंकि हमको भारी नहीं। बोला और बैठो 10 मिनट 15 मिनट सोचो कि वेट कम करने से क्या क्या होगा, उसमें से सबसे ज़्यादा तुमको अपील क्या चीज़ कर रहा है। वेट कम करने से क्या चीज़ तुमको ज़्यादा सेंटिमेंटल अपील कर रहा था, उसको सोचो बैठ के। तो बैठ के सोचे जब ध्यान में, तो उनको ख्याल आया मेरी बेटी जब बड़ी होगी तब तक हम उसके साथ खेल कूद सकते हैं, अपने बेटे और बेटी की शादी में नाचेंगे भी हम, वाइफ के साथ अच्छा टाइम बिताएंगे हम, घूमने जाने में थक जाते नहीं थकेंगे हम। तो जब वो 3 4 5 चीज़ बताया कि ये मेरे मन में आ रहा है कि ये सब करेंगे, जब फ्रेश हो जाएंगे दुबले हो जाएंगे, बोले ये है असली अपील। अब इस अपील को जब माइंड में रखोगे तो अगला चीज़ जो मैं बोलूँगा जो थोड़ा इससे हार्ड होगा वो भी कर लोगे। इसको जरूर साथ में रखना। ये मेंटल अपील जो है, जो इमोशनल अपील है, बहुत बार इमोशनल अपील जरूरी है आपके लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए। तो बोले अब तुमको थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी ऐड कर लेना है इसमें। बोले तुम बताओ क्या कर सकते हो। बोले कि हम जिम ज्वाइन कर ले क्या। बोले नहीं, तुम अब से आओगे 3 महीना बाद, तुमको क्या करना है, पानी पीते रहना है, 70-20% खाते रहना है, और अब क्या करना है, जैसा कि बातचीत में पता चला कि उस वक्त उठता था, कभी कभी उसका जो एक ये कॉलोनी का किनारा था वहाँ तक कभी कभी वो जाते आते थे पैदल शुरुआत में, फिर बाद में ज़्यादा फैट बढ़ा छूट गया था। बोले बस वही शुरू करो, कॉलोनी का लास्ट तक जाओ और आओ, तुमको ज़्यादा कुछ नहीं करना 3 महीना। बोले इससे फ़ायदा होगा। बोले तुम अपना वेट अभी किए हो कि नहीं किया। बोले हाँ किए हैं। बोले कितना घटा। बोले 6 kg घट गया है। कब से? जब से वो 80% खाने शुरू किए हैं और पानी पी रहे हैं, 2 चीज़ ऐड किए हैं। बोले इसको ऐड करके देखो 3 महीने बाद आना। अब वो 2 चीज़ के बाद तीसरा चीज़ ऐड हो गया। जब वो कुछ दिन टहलने निकले सुबह सुबह, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे 2 4 5 दिन बाद थोड़ा मन लगने लगा। तब तो उनकी बेटी उठ जाती थी। एक दिन पापा टहलने जाते हैं तो पीछे से उंगली पकड़ लेती थी। 5 साल की बेटी उंगली पकड़ के पापा से बात करने लगती थी तो उनको थकान कम होती थी, मन लगने लगा। तो उसके बाद क्या हुआ, एक कॉलोनी का राउंड अपने मार के आने लगे धीरे धीरे। 2 महीना तक में उनको थोड़ा थोड़ा फ्रेशनेस लगने लगा, थोड़ा ज़्यादा टहलने लगे खुद ही। लेकिन अचानक में कुछ ऐसा हुआ कि रात के 11 बजे सत्यम सर के पास कॉल आया। जॉन हड़बड़ाए हुए कॉल कर रहे हैं, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, अब ऐसा होगा कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, सारा बना बनाया खेल बिगड़ गया। सत्यम सर पूछा क्या हुआ, क्या हुआ। बोले कि आज मैं एक दोस्त की पार्टी में गया था, दोस्त लोग मिलके ज़बरदस्ती जो है मुझे खिला दिए और आज हम ज़्यादा खा लिए हैं। बोले ठीक है, मुझसे कल दिन में 10-11 बजे आप आके मिलिए, बाकी सब बात अभी सो जाइए। उज्ज्वल से सुन रहे ना? हाँ पूरा सुनिए क्योंकि अब मज़ेदार है कुछ चीज़ें। तो बोले कि कल सुबह हमसे 10-11 बजे आकर मिलिए आप। तो अगले दिन 11 बजे वो आते हैं, वहाँ आकर मिलते हैं और बोलते हैं कि अच्छा एक चीज़ बताइए, आप रात ज़्यादा खा लिए तो सुबह उठे फिर? बोले हाँ उठे तो थे। पानी पिए सुबह वाला? बोले हाँ पी लिए।
उसके बाद टहलने गए तो बोले हाँ बेटी खुद ही बोलती है खूब उत्साहित होकर कि नहीं नहीं पापा रोज़ टहला जाएगा, तो हम साथ साथ टहल के आ गए। तो बोले तो कुछ नहीं हुआ, तो कुछ नहीं हुआ। लाइफ में कोई ऐसा परफेक्ट नहीं है पूरी दुनिया में जिसका डिसिप्लिन 100% फॉलो होता है। इसको एंजॉय करना सीखिए, इसको एंजॉय करना सीखिए। और अब 1 साल बाद मुझसे मिलेगा, क्योंकि बीच बीच में ये टाइम आएगा जब किसी दोस्त के प्रेशर में, किसी और कारण से, कभी रात में बहुत लेट हो जाए, सुबह उठने में लेट के चलते आपका रूटीन ब्रेक हो सकता है, लेकिन आपको पुनः लौट के आ जाना है जिस तरह आप लौट के आ गए। जैसे रात में तो हुआ था, लेकिन सुबह का पानी पिए, फिर 80% शुरू कर दिए। तो बीच बीच में आप अपने कारण से नहीं तोड़े, अपने परिवार में कोई बीमार पड़ जाएगा या घर में शादी हो जाएगी तो कुछ दिन के लिए ब्रेक हो सकता है, लेकिन आपको बाउंस बैक होना है, लौट के आना है। अब आपको मुझसे 1 साल बाद मिलना है। ये होते रहेगा, चलते रहेगा, लेकिन आपको अपना रूटीन यानी पानी पीते रहना है, टहलते रहना है, 80% खाते रहना है, अच्छा एक्सरसाइज करते रहना है, थोड़ा वॉकिंग करते रहना है। अब 1 साल बाद 3 महीना बीतते बीतते तो उनके जो कलीग्स थे वो थोड़ा थोड़ा नोट करने लगे कि अरे ये तो कुछ कम हो रहा है। 3 महीना में उनका वेट जो है 18 केजी कम हो गया था। 1 साल आते आते तक वो करीब वो 100 के करीब सट चुके थे। बहुत लोग उनका एग्जाम्पल देना शुरू कर दिया, अरे जॉन जैसा बनो, देखो जॉन कैसे जो है अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। और उनको अंदर से एनर्जी, क्योंकि जब फैट गलता है और मसल मास ज़्यादा होता है तो एनर्जी ज़्यादा महसूस होने लगती है, क्योंकि उसी मसल को फैट का भी भार उठाना पड़ता है। जो मसल हमारा बॉडी में काम कर रहा है, इसी मसल को फैट का भी भार उठाना पड़ता है, तो बॉडी में अजीब लगेगा ही। 66 केजी का था जब मैंने डीएवी ज्वाइन किया था, आज मैं 80 हूँ, तो 14 केजी का एक्स्ट्रा वेट जो है वो तो बॉडी उठा रहा है ना, मसल ही उठा रहा है। हो सकता है कुछ मसल भी बढ़ा हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ फैट बढ़ा होगा 14 केजी, उसमें 4 केजी मसल भी बढ़ा होगा, लेकिन 10 केजी फैट भी बढ़ा होगा, कहीं ना कहीं बढ़ा होगा। तो उनको अच्छा लगने लगा, फिर वो बच्चे के साथ खेलने कूदने लगे। एक बार ऐसे ही हुआ घटना कि फिर बॉल चल गया पड़ोसी के गार्डन में। इस बार वो गए और झुके और बॉल उठाए और अपनी बेटी को दिए। उनके आंखों में चमक थी, और इस बार जो आंसू थे वो खुशी के आंसू थे कि अब हम चेंज हो गए। उनका पड़ोसी लोग भी देख रहा था। वो 1 साल बाद जब गए सत्यम सर के पास, तो उनसे पूछे कि ऐसा परिवर्तन मेरे अंदर आ रहा है। बोले कि अभी और आएगा, आते रहेगा, लेकिन कंटिन्यू रहिए, बीच बीच में टूटेगा, कंटिन्यू रहिए। ये सारा कुछ मैंने जापान के प्रिंसिपल से बताया है। जापानी जैन का जो है प्रिंसिपल है, इसमें क्या क्या प्रिंसिपल है अब आप सुनिए, जो कि हम लोग को बच्चों को सिखाना है। पहला प्रिंसिपल है पहला प्रिंसिपल है कैज़न, KAIZEN। अभी आएगा मेरे स्लाइड में सब, तो फिर मैं बताऊंगा, यहाँ स्लाइड में सब कुछ आने वाला है, लेकिन आपको अब लगेगा वो पढ़ के कि ये तो सब कहानी में आ गया। KAIZEN, कैज़न। कैज़न मीन्स स्ट्रॉन्ग चेंज। कैज़न मीन्स 1% चेंज ही हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग चेंज हो। आप कभी भी अपने आप को 100% एक बार नहीं बदल सकते, लेकिन 1% बदलाव हमेशा हो सकता है। यानी 1% आपके बैठने के स्टाइल में सुधार हो सकता है, 1% आपके ऑब्जर्व और एब्जर्व करने के स्टाइल में सुधार हो सकता है, 1% जो है बातचीत में सुधार हो सकता है। 1% तो जरूर हो सकता है, क्योंकि इतना परफेक्ट कोई नहीं है। 1% हम लोग के बोलने में सुधार हो सकता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं 1% और सुधार हो सकता है। जैसे उज्ज्वल सर लोग कभी कभी बताते हैं कि सर आप बोलते बोलते बहुत फास्ट हो जाते हैं, तो जब याद आता है कि अरे ऐसा सजेशन है, तो फिर आदमी स्लो हो जाता है। तो ये 1% सुधार हर कोई कर सकता है। तो बोले यही है कैज़न, KAIZEN, जो कि 1 गिलास पानी वाला सुधार था। ये 1% वाला था, लेकिन ये कंसिस्टेंट होना चाहिए। दूसरा जो 70 to 80% ये जापान के लोग फॉलो करते हैं, इसको कहते हैं हारा हाची बू। इसका नाम है हारा हाची बू। वो लोग हमेशा 70 to 80% खाते हैं, अपने पेट भर के नहीं खाते, और इसलिए ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। क्योंकि जब भी हम ज़्यादा खा लेते हैं, स्टमक में प्रेशर बढ़ जाता है, ब्रेन से ब्लड उधार लेना पड़ जाता है उसको पचाने के लिए भी, तो वो ब्रेन ठीक से काम नहीं करता, बॉडी भी ठीक से काम नहीं करता। तो 70 to 80 से हम लोग भी ऐसा फॉलो कर सकते हैं कि जितना हमें भूख पूरा हो रहा हो, लगे कि अब पेट भरने लगा है, वहाँ तक रुक जाना है, 70 to 80% खाना है। दैट इज कॉल्ड हारा हाची बू। नेक्स्ट, जब मैंने पूछा था जॉन तुमसे कि क्या है तुम्हारे जीवन का
दैट इज कॉल्ड इकिगाई, उसको कहते हैं इकिगाई। लक्ष्य क्या है पीछे का? अब उसके लिए एक इकिगाई बुक है, बड़ी अच्छी किताब है, पढ़ेंगे आप लोग। तो उसमें एक एग्जाम्पल है कि एक औरत का डेथ होता है, तो जापान में नियम है कि जब डेथ होता है, हम लोग के हिंदू रिलीजन में भी है कि ऊपर में जो है खता बही लेके बैठे रहते हैं और देखते हैं कि तुम स्वर्ग जाएगा कि नर्क जाएगा, कौन है क्या है। तो जब वो डेथ हुआ तो स्वर्ग के द्वार पर एक आदमी बैठे, तो बोले तुम कौन हो? तो अपना नाम बताई, वो अपना नाम बताई कि मैं लिली हूँ। बोले मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, मैं तुम कौन हो? तो बोले मैं एक औरत हूँ। बोले मैं तो जेंडर नहीं पूछा, तुम कौन हो? तो बोले कि मैं फलाने की पत्नी हूँ। बोले ये तो नहीं पूछे किसकी पत्नी हो, तुम कौन हो? इस तरह लंबा सवाल होता है, लेकिन वो जवाब देते तो संतुष्ट नहीं होते हुए लास्ट में वो बोलती कि मैं वो हूँ जिसे दूसरों की मदद करने में बड़ा अच्छा लगता है। मैं वो हूँ जो जब खाना पकाती हूँ बच्चे के लिए तो सेटिस्फाइड होती हूँ। मैं वो हूँ जो नई चीज़ों को लर्न करने में मज़ा लेती हूँ। तो वो आंसर स्वीकार हो जाता है। तो जापानीज विधि है कि आपका सेटिस्फेक्शन वहाँ है जो आप अपने आप को जाने कि आप कहाँ सेटिस्फाइड होते हैं, आपका पैशन अंदर का क्या है, आप किस चीज़ से हैं। तो हुई राहुल, आप कौन हैं? सवाल आपसे है कि आप कौन हैं? तो आप बोलेंगे मैं टीचर हूँ, ठीक है, तो ये आपका प्रोफेशन हो गया। आप कौन हैं? तो जिस समय आप ये बोलेगा मैं वो हूँ जिसे फिलोसफिकल बातें पढ़ने और जानने में बड़ा मज़ा आता है, लाइफ के बारे में नई नई चीज़ें समझने में बड़ा मज़ा आता है। मैं वो हूँ जो जब किसी का हेल्प करता हो तो लगता है अंदर से खुशी मिलती है। तो तब ये आप है रियल में, यानी आपके अंदर का इमोशन ही रियल आप है। ये है इकिगाई, जो कि हेल्प करता है लाइफ में आगे लीड करने के लिए। जिस दिन आप रियल इकिगाई जान जाते हो उस दिन आपके जीवन में थकान कम होगी, क्योंकि आप अंदरली इंटरनली ठीक से जीने लगते हैं। बोले उसके बाद जब तुमसे कमी हुई और तुम आए मेरे पास, इसको वो लोग कहते हैं जापान में बाबी शाबी, इसको लोग कहते हैं बाबी शाबी, बाबी साबी, बाबी साबी। बाबी साबी मतलब उन लोग का जैसे कोई घड़ा टूट जाता है तो उसको लोग क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं, उसको जगह जगह से जोड़ के और जहाँ जहाँ टूटा था वहाँ पर गोल्डन पेंटिंग मार देते हैं और चित्र आएगा वहाँ पर। तो वो जो है हो गया बाबी साबी। और लास्ट में जो मैंने कहा कि ठीक है गलती होगी लेकिन फिर से बाउंस बैक हो जाओ, उसको जापान में कहते हैं गम्बारू। गम्बारू, गम्बारू मीन्स गलतियां होंगी लेकिन पुनः अपने ट्रैक पे आ जाओ। हम लोग करते क्या है कि ट्रैक पे आने में ही बड़ा लेट कर देते हैं। जैसे 2 दिन एक्सरसाइज छूट गया, 10 दिन ऐसे ही छोड़ देते हैं। 2 दिन छूट गया परिवार के चलते, किसी और कारण से, इलनेस चलते, इंजरी के चलते, किसी भी कारण से, जैसे ही आप थोड़ा ट्रैक पे आए तुरंत पकड़ लीजिए। तो ये पूरा सिद्धांत है जो कि आप बच्चों को बता सकते हैं। इन सिद्धांतों पे चलेंगे बच्चे तो ज़्यादा सफल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा इसको बढ़ाइए आगे आगे, ताकि मैं यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ऑडियो विजुअल में यहाँ देख सकते हैं आगे आगे। द जेन पाथ है इकिगाई, रीजन फॉर बीइंग। यहाँ अगर आप लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं इसको। इकिगाई इज अ जापानीज कंसेप्ट मीनिंग ए रीजन फॉर बीइंग। इसमें क्या क्या चीज़ आपको पूछना अपने आप से। व्हाट यू लव, आप किस चीज़ को प्यार करते हैं। व्हाट यू आर गुड एट, किस किस चीज़ में आप अच्छे हैं। व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, दुनिया क्या चाहती है आपसे। और व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, क्या चीज़ के लिए आप पेड हो सकते हैं। माने आपके पास क्या स्किल है जो दुनिया को जरूरत भी है और आप उसके लिए पेड हो सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा है। नेक्स्ट लाइएगा, बेनिफिट है कि उससे मोटिवेशन मिलता है, बैलेंस मिलता है, वेलबींग बढ़ता है। नेक्स्ट कैजन, जो कि मैंने बताया KAZ कैजन। कैजन ट्रांसलेट टू चेंज फॉर द बेटर या कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, यानी कि छोटा ही सही लेकिन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होना चाहिए। वो है ना कि मंजिल मिल ही जाएगी देर से ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो एक एक कदम तो चलते रहिए तभी मंजिल मिलेगी, यानी कि लगातार चलना वही की है। कंसिस्टेंसी इज द की। तो बिल्ड्स अनबियरेबल डिसिप्लिन, अनब्रेकेबल डिसिप्लिन, रिड्यूसेस द फियर ऑफ मैसिव चेंज, जो कि कैजन सबसे पहले शुरू किया था एक गिलास पानी वाला, वो है। इम्प्रूव्स लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी, धीरे धीरे जीवन में अपना लेना है। नेक्स्ट फिलॉसफी ऑफ कैजन क्या है, तो मैक्रो हैबिट्स, मैक्रो में छोटा हैबिट से शुरू कीजिए, वही पानी पीने वाला से। मैक्रो हैबिट्स, टाइनी प्रोग्रेस क्रिएट्स बिग सक्सेस ओवर टाइम। इफिशियंसी धीरे धीरे बढ़ाना है, ग्रोथ माइंडसेट रखना है कि नहीं हल्का ही सही चेंज तो आ रहा है, और रेजिलियंस रखना है। नेक्स्ट हारा हाची बू,
एक मिनट, हरा चीबू पे लाइए। माइंडफुल ईटिंग, ईट अंटिल 80% फुल, 70 to 80% जितना भरे उतना ही खाना है। ये एक मेथड हरा चीबू जो है वो जापान में अधिकतर लोग फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, द इम्पैक्ट ऑफ माइंडफुलनेस से क्या होता है, जैसे प्रिवेंट्स ओवर ईटिंग एंड लेथार्जी, ज़्यादा खा लेने पे लेथार्जिक हो जाता है लोग। जो बहुत ज़्यादा खाएगा उसका आँख भारी रहेगा हमेशा, उसको एनर्जी फील नहीं होगा। इसलिए स्पोर्ट्स में भी बोला जाता है खेलने से पहले ज़्यादा मत खा लो, ग्लूकोज ले लो, लिक्विड ले लो, ज़्यादा कुछ हल्का लो। खेलने के बाद सो जाना है तब ज़्यादा खा के सो जाओ, क्योंकि सो नहीं है तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा ले सकते हो। वाबी साबी, ब्यूटीफुल इम्परफेक्शन। देखिए ये टूट फूट गया था, जब टूट फूट गया था तो सब टुकड़ा को जोड़ के, जापानी लोग सारा टुकड़ा जोड़ के और वहाँ पर गोल्डन या कोई पेंट मारता है और बड़ा सुंदर लगता है, वहाँ बिकता है ये। यानी इंजॉय इम्परफेक्शन। आपके और हमारे अंदर कमियां हैं, कोई यहाँ कंप्लीट नहीं है। हम लोग क्या कहते हैं, कंपेयर करने लगते हैं दूसरे से। जो आदमी अच्छा बोल रहे थे वो हम अच्छा बोल उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन ये भी जाने को वॉलीबॉल थोड़ी मेरे साथ खेल लेंगे, हम अपने जगह परफेक्ट है। इनके साथ खो खो नहीं खेल सकते हैं, उनके जैसा जो है क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं, इनके जैसा बास्केटबॉल नहीं खेल सकते हैं, उनके जैसा योगा एरोबिक नहीं कर सकते हैं। हम लोग सब अपने में परफेक्ट है अलग। वहाँ इम्परफेक्ट उसको भी इंजॉय कीजिए, तो जहाँ आप इम्परफेक्ट है उसको भी इंजॉय कीजिए। लेकिन हाँ, बेटरमेंट का माइंड सेट रखिए कि हम बेटर होने के लिए हैं। मौका मिला, बैठे तो सुने समझे, कुछ तो सीख लेंगे। सीधी सी बात है, एक छोटी सी कहानी है, छोटी सी घटना है इंस्पिरेशन के लिए। एक गुरु एक शिष्य जा रहे थे, शायद ये सुनाए होंगे आप लोगों ने, फिर से सुनिए। तो शिष्य पूछा गुरु से, गुरु जी असली अपॉर्चुनिस्ट किसे कहते हैं, असली अवसरवादी किसे कहते हैं? तो गुरु जी थोड़ा और आगे बढ़े बिना बोले, नदी के किनारे मेड़ पे जा रहे थे। वो फिर पूछा, गुरु जी बताइए ना असली अपॉर्चुनिस्ट किसको कहेंगे, असली अवसरवादी किसे कहेंगे? गुरु जी ढकेल दी उसको, पानी में गिर गया। बोला क्या गुरु जी नहीं आता तो तुमको ढकेल का दिया, देखे तो भीग गए हम, पानी में इतना चले गए। बोले बेटा हम तुम्हारे साथ सुबह से, तुम मेरे ही आश्रम में साथ निकले हो और मैं जानता हूँ कि तुम नहाए नहीं हो। हम तुमको ढकेल दिए, तुम गिर ही गए, तो असली अवसरवादी कौन है? जब गिर ही गया तो हाथ पर रगड़ के नहा के निकले। नदी में अगर कोई ढकेल ही दिया, आप नहीं नहाए तो नहा के ठीक से निकलिए, उसको गाली देने से ज़्यादा अच्छा है। यानी असली अवसरवादी वही है कि जिस सिचुएशन में जहाँ है वहाँ पर आप क्या चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं वो कीजिए। हम लोग को वहाँ बैठने मिलता है, अगर अगला अगर ठीक बोल रहा नहीं बोल रहा उसमें भी कुछ नोट कर लीजिए, कुछ ना कुछ सीख लीजिए। आज तो बहुत अच्छा बोले वो, लेकिन अगर कहीं बहुत अच्छा नहीं बोला जाए तो भी आप उसको एंजॉय, जैसे मैं बहुत अच्छा अगर नहीं बोल रहा हूँ तो भी आपको उसको एंजॉय कर लेना, कुछ ना कुछ सीख लेना है। नेक्स्ट, द ग्रेस ऑफ एक्सेप्टेंस। और जब आप एक्सेप्ट करते हैं कि मेरे अंदर कमियां हैं तो आप प्रोग्रेस करने के लिए शुरू करते हैं। तो वाबी साहब यही कि उसको एक्सेप्ट कीजिए दिल से और आगे बढ़िए, और तब आप जानेंगे कि दुनिया में कोई पुण्य नहीं है। नेक्स्ट, आगे आइए। द स्पिरिट ऑफ एफर्ट, गम्बारू जो वही है बाउंस बैक, माने कहीं से गए लौट के आए। नेक्स्ट, गम्बारू। द पावर ऑफ ग्रिट, माने बार बार लौट के आना है, होगा इधर उधर फिर आना है ट्रैक पर। और इस तरह से हम लोग आज जितना चीज़ जाने, वो एक पहले मैंने कहानी बताई, कहानी भी ठीक ही लगी होगी, सजा हुआ कि हाँ एक आदमी है मोटा सा उसको, तो वो कहानी में बैठ के सोच रहा था, उधर जो मैं बैठ के सोच रहा था वो कहानी सोच रहा था कि कैसे जापानीज प्रिंसिपल को हम लोग कहानी में ढाल सकते हैं, इस तरह चीज़ों को हम लोग स्टोरी में ढाल सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जब योगा का जो है कि लाइफ स्टाइल डिजीज से योगा को जो रिलेट किया था, उसको भी मैंने कहानियाँ बनाई हुई हैं और बच्चों को याद कराने के लिए, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो कि ओबेसिटी में क्या क्या आसान था, इसमें क्या क्या आसान था। तो ये सब जो है मैं इसलिए बनाता था कि बच्चों को बहुत कठिनाई ना हो, उसमें भी कोई ना पढ़े तो बात अलग है, लेकिन हम लोग अपने ओर से मेहनत करें, चीज़ों को इस तरह ढालें कि बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे पढ़ने में। पीई को हम लोग आगे बढ़ाएं, फिजिकल को आगे बढ़ाएं। इसी आशा विश्वास साथ सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद सभी को।